हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस मजबूती को हम बचपन से सीखते हैं, अपने दर्द को छुपाना, अपने रोने को दबाना या हर हाल में कठोर बने रहना, वही चीज हमें अंदर से तोड़ रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा कोच जिसने खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के नाम पर उनका अपमान किया, एक ऐसी दुनिया जहां डर को डिसिप्लिन कहा गया, और एक ऐसा सच जिसको शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। क्योंकि असली ताकत सीखने में नहीं होती, असली ताकत होती है टूटने के बाद भी शांत रहकर सही फैसला लेने में। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे कैसे नकली टफनेस हमें कमजोर बनाती है, कैसे डर, गुस्सा और दर्द हमारे दुश्मन नहीं बल्कि संदेश वाहक है, और क्यों सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को समझकर भी आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली यात्रा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम मजबूती का वो सच जानने वाले हैं जिसे दुनिया ने सालों तक गलत समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फ्रॉम टफ कोचेस, टफ पेरेंट्स एंड टफ गाइड्स टू फाइंडिंग रियल इनर स्ट्रेंथ। आपको बताया गया है कि मजबूत बनने के लिए रोना मना है, कमजोरी दिखाना मना है और दर्द को सहना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर ये सब झूठ हो? जब भी हम मजबूत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक मर्दाना, कठोर, बिना भावनाओं वाला इंसान जो दर्द में भी मुस्कुराता है और कभी हार नहीं मानता। लेखक स्टीव मैग्नेस बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज के छात्रों से पूछा टफ होने का क्या मतलब है, तो जवाब आए संघर्ष सहना, दर्द में खेलना, भावनाओं को दबाना और बिना रुके लगे रहना। यही वो तस्वीर है जो हम सबके दिमाग में घर कर गई है। यही वो ओल्ड स्कूल सोच है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती है। लेखक कहते हैं हमने ताकत को बेरहम समझ लिया है। बॉबी नाइट की कहानी इस जहर का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सैकड़ों मैच जीते, चैंपियनशिप जीती, लेकिन उनका तरीका था डर, अपमान और शारीरिक दंड। जिन खिलाड़ियों को वो कमजोर समझते उनके लॉकर में टेम्पॉन लटका देते। एक बार टॉयलेट से गंदा पेपर लाकर अपने टीम के सामने फेंक दिया, यहाँ तक कि प्रैक्टिस के दौरान एक खिलाड़ी का गला भी दबा दिया। और इस सब के पीछे उनका तर्क था मजबूत बनना और बनाना। लेकिन क्या वाकई डर और अपमान से मजबूती आती है? और ये सिर्फ कोचिंग तक सीमित नहीं है। लेखक ये भी दिखाते हैं कि कैसे कठोर पेरेंटिंग का तरीका बिना प्यार के सिर्फ डांट फटकार, सख्त अनुशासन बच्चों को मानसिक रूप से और ज्यादा नाजुक बना देता है। तो फिर असली मजबूती क्या है? लेखक साफ कहते हैं असली मजबूती ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा दर्द सह सकते हैं। असली मजबूती है दर्द या असहजता के समय आप कितना शांत और स्पष्ट सोच पाते हैं, यानी सिर्फ झेलना नहीं बल्कि सही फैसला लेना। लेखक एक और सफल कोच पीट कैरोल का उदाहरण देते हैं। पीट कभी चिल्लाते नहीं है, वो अपने खिलाड़ियों को गले लगाता है, उन्हें समझाता है, और उसने NCAA चैंपियनशिप और सुपर बाउल दोनों जीते हैं। यानी शक्ति और गुस्से के बिना भी लोगों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया जा सकता है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि हमने बहाना और दिखावा देखकर उसे ताकत समझ लिया। असली ताकत कंट्रोल नहीं है, नहीं दूसरों पर हुकूमत। असली ताकत है संघर्ष के समय अपने अंदर झांकना, अपनी भावनाओं को समझना और फिर शांति से सही कदम उठाना। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? सेना ने हमें ये जहरीला सबक कैसे सिखाया, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, सिंक और स्विम, हाउ वी टुक द रॉन्ग लेसन फ्रॉम द मिलिट्री। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ सेना ने हमें मजबूत बनना नहीं सिखाया बल्कि हमें शॉर्ट करना सिखाया, यानी कमजोरों को अलग करके बाकियों को बता दिया कि तुम बच गए। लेकिन असली जिंदगी में कोई आपको शॉर्ट नहीं करता, आपको मजबूत बनना सीखना पड़ता है। और यही वो गलती है जो हमने बेयर ब्रांड और जैक्सन ब्रांड की कहानी से सीखी। साल था 1954। टेक्सास A&M विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम बेहद कमजोर थी। तब कोच पॉल बेयर ब्रांड ने एक कठोर प्रयोग किया। वो अपनी टीम को ले गए एक सुनसान शहर जंक्शन में। वहाँ पानी नहीं था, मैदान बंजर था और तापमान इतना ज्यादा कि इंसान पसीने से तर हो जाए। बाइंड का तरीका था जो बच गया वही मजबूत। 10 दिनों में सैकड़ों खिलाड़ियों में से सिर्फ 30 से 35 बचे, बाकी ने हार मान ली और कहानी बन गई जंक्शन बॉयज की। एक ऐसी कहानी जो आज तक कोच और पेरेंट्स को शक्ति का सही तरीका बताती है। लेकिन लेखक स्टीव मैग्नेस सवाल उठाते हैं क्या वाकई ये तरीका काम करता है? जब उस सख्त
कैंप के बाद टीम ने सीजन शुरू किया तो पहला मैच 9-41 से हारा। पुराना सीजन सिर्फ 1 जीत 9 हार, यानी मजबूत बनाने का ये तरीका फेल हो गया। जो खिलाड़ी बचे वे इसलिए नहीं बचे क्योंकि वे सबसे मजबूत थे, वे बचे क्योंकि उनके पास जाने की कोई और जगह नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, कोई विकल्प नहीं था। यही ओल्ड स्कूल तरीका असल जिंदगी में भी घर घर, स्कूल स्कूल और ऑफिस ऑफिस में अपनाया जा रहा है। सख्त पेरेंटिंग, जहां माता पिता चीखने चिल्लाने वाला बॉस की तरह व्यवहार करते हैं। कोचिंगों में डर और सजा पर आधारित कोचिंग व्यवस्था को चलाया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि यह तरीका कभी विकास नहीं करता, सिर्फ छटाई करता है। लेखक हमें सेना के असली सबक से रूबरू कराते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत सेनाएं नेवी सील्स कभी भी केवल कठिन प्रशिक्षण से मजबूती नहीं देती, वे सबसे पहले क्लासरूम फेज में स्किल सिखाती है, यानी बिना स्किल सिखाए किसी को गहरे पानी में मत फेंको। यहाँ एक बड़ा उदाहरण है SERE प्रोग्राम। इसमें सैनिकों को युद्धबंदी बनने पर कैसे बचा जाए ये सिखाने से पहले 652 पेज की मैनुअल पढ़ाई जाती है। उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, फिर उन्हें कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। सेना ने सिखाया और सीख लिया है। स्ट्रेस इनोकुलेशन यानी तनाव का तरीका तभी काम करता है जब पहले हुनर सिखाया जाए। तो असली सीख ये है कि मजबूती छटाई से नहीं बल्कि सीखने और अभ्यास से आती है। हमें डूबो या तैरो वाला नतीजा छोड़ना होगा। हमें लोगों को सुरक्षित परिस्थितियों में फेंकने से पहले या मुश्किल परिस्थितियों में फेंकने से पहले उन्हें वो गलत तरीके बताने होंगे। उन्हें उनकी ताकत देनी होगी जो उन्हें तैरना सिखाए, जीना सिखाए। जैसा कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ब्रायन जुगेल कहते हैं, तुम किसी को आराम करने को तब तक नहीं कर सकते जब तक तुमने उसे आराम करना सिखाया ही ना हो। यही असली मजबूती है, सिखाना ना कि दबाना। आज ही कोई ऐसा काम चुनिए जिसमें आपको डूबो या तैरो जैसा दबाव महसूस होता है, लेकिन इस बार बिना दबाव के। पहले उसके 3 छोटे छोटे हिस्से सीखिए, फिर करके देखिए। अंत आपको कुछ सिखाएगा और आपको अंतर भी महसूस कराएगा। चैप्टर 3, एक्सेप्ट व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। आपने कितनी बार जोश में भरकर कोई काम शुरू किया है, नाइट की डाइट, जिम जाना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, और फिर कुछ ही दिनों में वही पुरानी थकान और हताशा। ये हम सबके साथ होता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। असल में मजबूती शुरू होती है ये मैं कर सकता हूँ कहने से नहीं, बल्कि ये जानने से मैं अभी कितना कर सकता हूँ। लेखक स्टीव मैग्नेस हमें एक प्राइमरी स्कूल के खेल के दिन ले जाते हैं। बच्चे एक मील दौड़ते हैं। शुरुआत में जब सब जानवरों की तरह भागते हैं, फिर धीरे धीरे वे रुकने लगते हैं और चलने लगते हैं, फिर से दौड़ने लगते हैं। बीच में कोई समझदारी नहीं, बस उत्साह, फिर थकान, फिर आखिरी जोश। ये बच्चों की दौड़ नहीं, ये हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी का तरीका है। हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं बिना ये समझे कि उसमें कितनी मेहनत लगेगी। शुरुआती जोश में हम तेज दौड़ते हैं, फिर जैसे ही असली मुश्किल आती है हम थक जाते हैं या रास्ता बदल देते हैं। तो असली सवाल ये है, हम अपनी उम्मीदों और हकीकत के बीच के फासले को कैसे पाटें। ये गलती सिर्फ बच्चे नहीं करते, हम सब करते हैं। हम किसी नए काम को केक वॉक समझकर शुरू करते हैं और जैसे ही पहली रुकावट आती है हमारा दिमाग चिल्लाता है, रुको ये तो मुश्किल है। दूसरी तरफ कई बार हम किसी काम को इतना मुश्किल समझ लेते हैं कि उसे शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं। लेखक एक साधारण सूत्र बताते हैं, प्रदर्शन एक वास्तविक मांग चाहता है, यानी जितना हमारा काम का असली बोझ और हमारी उम्मीदें एक दूसरे से मेल खाएगी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जितना ये फासला बड़ा होगा उतना ही अधिक चांस है कि हम बीच में ही फ्रीक आउट कर जाएं। यहाँ से असली समाधान शुरू होता है, हकीकत को स्वीकार करना। इसके लिए लेखक 5 ठोस कदम बताते हैं। फर्स्ट, सही लक्ष्य चुनें। बहुत ही बड़ा लक्ष्य नहीं, बस अपनी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ही ऊपर का लक्ष्य चुनिए। बहुत बड़ा फर्क होगा तो दिमाग कहेगा कोई फायदा ही नहीं और आप मानसिक रूप से थक जाओगे। सेकंड, असली लक्ष्य रखें, वो लक्ष्य जो आपके दिल से जुड़े हो, न कि जो समाज या परिवार ने थोपे हो। शोध बताते हैं कि जो लक्ष्य आपके असली स्व से जुड़े होते हैं उन्हें पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। थर्ड, सफलता असफलता को नए सिरे से परिभाषित करें। टॉपर आना या पहला नंबर लाना एक क्षणिक परिभाषा है। असली मजबूत लोग प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। क्या मैंने पूरी कोशिश की या क्या मैंने अपनी योजना पर अमल किया। ये फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। फोर्थ, तनाव के लिए रास्ता सुधारें। जब आप थके होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप अपनी क्षमता को
कम आंकड़े लगते हैं, ये सामान्य है, लेकिन इससे सचेत रहना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि थकान आपके निर्णय को प्रभावित कर रही है तो आप सही रास्ता चुन सकते हैं। 5, अपने दिमाग को सकारात्मकता के लिए तैयार करें। तनाव हमें सकारात्मक चीजों को खोजने पर मजबूर करता है। इसके विपरीत प्रदर्शन पहले वो करें जो आप अच्छा करते हैं। अपनी ताकत याद रखें, खामियों पर ध्यान देना बात के लिए छोड़ दें। इस अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि असली मजबूती झूठे आत्मविश्वास में नहीं बल्कि हकीकत के आकलन में है। जैसा कि लेखक अपने एक एथलीट डेवन के जरिए बताते हैं, जो लोग असली तौर पर मजबूत होते हैं वे न तो ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है और नहीं ये नामुमकिन है। वे सीधे सीधे साफ शब्दों में कहते हैं ये मेरी क्षमता है, यही काम की मांग है और मैं इन दोनों के आधार पर काम करूंगा। मजबूती शुरू होती है हकीकत को खुद को स्वीकार करने से। चैप्टर 4, ट्रू कॉन्फिडेंस इज क्वाइट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, जो हर मुद्दे पर मैं जानता हूँ कहते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, असली आत्मविश्वास शांत होता है, डींगे नहीं हाँकता, दिखावा नहीं करता और सबसे बड़ी बात, असली आत्मविश्वास कभी फेक नहीं होता। तो सवाल है, क्या आपका आत्मविश्वास असली है या सिर्फ एक शोर मचाने वाला मुखौटा? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने बारे में सबसे ज्यादा बताते हैं वे अक्सर सबसे कमजोर क्यों साबित होते हैं? लेखक स्टीव मैग्नस एक हैरान करने वाला उदाहरण देते हैं बड़ी एडेलिन की कहानी के माध्यम से। एडेलिन दुनिया के सबसे तेज मैराथन धावकों में से एक था। उसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? वह अपने कोच के कहने पर भी आराम नहीं कर पाता था। वो हर दिन दौड़ता, हर दिन ट्रेनिंग करता, इसलिए नहीं कि उसे जरूरत थी बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो एक दिन भी आराम करता तो उसे लगता कि उसकी ताकत छीन ली गई है। यानी एक विश्व रिकॉर्ड धारक भी असुरक्षा से भरा हुआ था। तो फिर असली आत्मविश्वास क्या है? हम सब आत्मविश्वास चाहते हैं, लेकिन हमने उसे पाने का गलत तरीका सीखा है। हमें बताया गया फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक असली आत्मविश्वास ना आए झूठा ही दिखाओ, छाती चौड़ी करो, जोर से बोलो मुझे सब आता है का नाटक करो। लेकिन यह तरीका कितना कारगर है? लेखक बताते हैं कि आत्मसम्मान की ये पूरी मुहिम जहां बच्चों को बिना काम के सिर्फ तुम खास होकर बड़ा किया गया ने पूरी पीढ़ी को बाहरी प्रशंसा का आदी बना दिया। उसका असर हुआ मिलेनियल पीढ़ी को अक्सर अहंकारी और कॉन्फिडेंट कहा जाता है, और हैरानी नहीं क्योंकि उन्हें बताया गया कि वे बिना मेहनत के भी स्पेशल है। तो सवाल है कि असली आत्मविश्वास कैसे बनाएं? लेखक 4 सीधे साधे लेकिन गहरे कदम बताते हैं। फर्स्ट, बार कम करो, फर्स्ट ऊंचा करो। हम हमेशा अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन से तुलना करते हैं, लेकिन वो दुर्लभ होता है। इसके बजाय अपने सामान्य प्रदर्शन को सुधारो, यानी हर दिन एक न्यूनतम मानक पूरा करो। जब तुम्हें पता हो कि इतना तो मैं हर हाल में कर सकता हूँ, तो वही असली भरोसा है। सेकंड, परफेक्शन छोड़ो, जैसे हो वैसे स्वीकार करो। असली आत्मविश्वास ये जानने में है कि तुमने क्या कमजोरियां हैं। जब तुम अपनी कमजोरियां छुपाने की कोशिश करते हो तो वे और बड़ी हो जाती है। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो उनमें दम घोटने की ताकत नहीं रहती। थर्ड, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। आत्मविश्वास नाटक से नहीं किए गए काम से पैदा होता है। लेब्रॉन जेम्स ने एक बार अपनी कमजोर साइड से शूटिंग का अभ्यास किया। उन्होंने वो स्किल सीख ली, भले ही वो उनकी सबसे मजबूत नहीं थी। माइकल जॉर्डन कहते हैं, अगर तुम्हें शॉट को लेकर शक है तो इसका मतलब तुमने उसका पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। फोर्थ, शांत अहंकार विकसित करो। अहंकार एक बच्चे की तरह है, उसे हमेशा तारीफ चाहिए। जब वह बहुत ही ज्यादा बोलने लगे तो उसे शांत करो, दूसरे की बात सुनो, अपनी बात थोपो मत, नुकसान को अस्थायी समझो। लेखक कहते हैं कि असली आत्मविश्वास शोर नहीं मचाता। जो इंसान सच में मजबूत होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो अपनी कमजोरियां जानता है, अपनी सीमाएं जानता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। इसलिए नहीं कि उसे कोई डरा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मेहनत की है। जैसा कि लेखक कहते हैं, आत्मविश्वास मुश्किल काम करने से आता है, कभी कभी असफल होने से, फिर ये देखने से कि तुम कहाँ खड़े हो, और फिर काम पर वापस जाने से आता है। लेकिन कभी कभी मजबूती का मतलब ये भी होता है कि आप छोड़ना जानते हैं। हाँ, सही समय पर बस करो कहना भी एक ताकत है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, नो व्हेन टू होल्ड एंड व्हेन टू फोल्ड। लेखक स्टीव मैग्नस हमें एक क्रूर लेकिन बेहद ही अहम प्रयोग से
रूबरू कराते हैं। 1960 के दशक में मार्टिन सेलिगमैन और स्टीव मेयर ने कुत्तों का एक प्रयोग किया। पहले चरण में 2 समूह के कुत्तों को झटके दिए गए। एक समूह के पास झटका रोकने का बटन था, दूसरे के पास नहीं। दूसरे चरण में सभी कुत्तों को एक बाड़े में रखा गया जहाँ एक छोटी सी दीवार थी। झटका आने पर उस दीवार को लांघकर वे बच सकते थे। जिन कुत्तों के पास पहले बटन था वे तुरंत दीवार लांघकर भाग गए। जिनके पास बटन नहीं था वे वहीं पड़े रहे, कराते रहे, झटपटाते रहे, लेकिन बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीख लिया था मेरे वश में कुछ नहीं है। मनोविज्ञान ने इस घटना का नाम दिया लर्न हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। अब यही कहानी हमारे ऑफिस, स्कूल और घरों में रोज दोहराई जा रही है। जब कोई बॉस हर फैसला खुद लेता है तो कर्मचारी बिना बटन वाले कुत्ते बन जाते हैं। जब स्कूल में टीचर को स्क्रिप्ट से ही पढ़ने का आदेश दिया जाता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी खो बैठता है। जब पेरेंट्स हर छोटी बड़ी चीज पर कंट्रोल करते हैं तो बच्चे बिना सोचे समझे आज्ञा का पालन करना सीख जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि ये लाचारी सिर्फ थकान नहीं है बल्कि दिमाग की एक शारीरिक अवस्था है। जब हम नियंत्रण खो देते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो अलार्म बजाता रहता है, और जब हम नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस अलार्म को बंद कर देता है। यहाँ से समाधान आता है लर्न होपफुलनेस, यानी सीखी हुई आशा। लेकिन बताते हैं कि हमें अपने कंट्रोल की मांसपेशी को छोटे छोटे कदमों से मजबूत करना होगा। ये कैसे करें? इसके लिए लेखक 4 तरीके बताते हैं। फर्स्ट, छोटे से बड़े की ओर। बड़ी चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, एक छोटी चीज से शुरू करो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान देना या अपनी मैराथन का पहला मील पूरा करना। एक बार छोटी चीज पर कंट्रोल करना सीख जाए तो आगे बढ़ो। सेकंड, खुद को चुनाव दो। हम अक्सर खुद को ऑल फॉर नथिंग के जाल में फंसा लेते हैं। मुझे ये काम 3 बजे तक करना ही है, इसके बजाय खुद को एक मुलीगन दो। हफ्ते में 2 दिन में चूक सकता हूँ। शोध बताते हैं कि इससे आदत लंबे समय तक टिकती है। यहाँ तक कि छोड़ने के विकल्प पर विचार करना भी तुम्हें नियंत्रण देता है। थर्ड, स्क्रिप्ट पलटो। लेखक एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक धाविका मेरेडिथ को दौड़ने से पहले इतनी घबराहट होती थी कि वो उल्टी कर देती थी। कोच ने उससे कहा, ठीक है तो हम तय करते हैं कि तुम कितने बजे उल्टी करोगी। उसने कहा 9:30 पर। 9:30 पर जब कोच ने कहा कि अब उल्टी करो तो उसे उल्टी नहीं आई। इसके पलटने से उसका कंट्रोल वापस आ गया। फोर्थ, एक रस्म अपनाओ। बेसबॉल खिलाड़ी नोमार गार्सिया नोमार बल्लेबाजी से पहले एक लंबी रस्म निभाते थे। ग्लव्स को एडजस्ट करना, हेलमेट को थपथपाना, क्रोस का निशान बनाना, ये उन्हें उस अनिश्चितता से लड़ने में मदद करता था। रस्में हमें नियंत्रण का एहसास दिलाती है। याद रहे, मजबूती का मतलब हमेशा जारी रहना या जारी रखना नहीं है। कभी कभी सही निर्णय को छोड़ देना भी होता है। एक पर्वतारोही ही की कल्पना करें। वो चोटी से कुछ ही मीटर दूर है लेकिन उसके पास वापस उतरने की ताकत नहीं है। टफ होने का मतलब चोटी पर पहुंचना नहीं है बल्कि ये पहचानना है कि अब रुक जाना ही सही फैसला है। असली ताकत है अपनी लाचारी को सीखना छोड़ना और आशा को चुनना। लेकिन जब हमारे पास चुनाव होता है तो फिर भी हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि हम अपने शरीर के संकेतों को पढ़ना भूल जाते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, योर इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट डिक्टेटर्स। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी बेचैनी ये सब आपके दुश्मन नहीं है? क्या होगा अगर ये सब सिर्फ संदेश है? लेकिन हमने सीखा है मजबूत इंसान वो है जो रोता नहीं, जो महसूस नहीं करता, जो सब कुछ दबा देता है। क्या होगा अगर यही सोच सबसे बड़ा झूठ है? लेखक स्टीव मैग्नस एक हैरान करने वाली सच्चाई से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार या खुशी महसूस ही नहीं कर सकते। इस स्थिति को एलेक्सीथीमिया कहते हैं। ऐसे लोग शादी के दिन भी मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से वे अभिनय कर रहे होते हैं क्योंकि वे भावनाओं को पहचान ही नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग एलेक्सीथीमिया से पीड़ित नहीं है लेकिन हम सब अपनी भावनाओं को पढ़ने में कमोबेश असमर्थ हैं। पुरानी मजबूती का मॉडल हमें सिखाता है भावनाओं को दबाओ, नजरअंदाज करो, पावर थ्रू करो। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है ये गलत है। भावनाएं हमारे शरीर का एक स्टेटस अपडेट है। वह हमें बताती है कि हमारा शरीर कैसा कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अक्सर अपनी भावनाओं का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। लेखक एक क्लासिक प्रयोग बताते हैं, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज का। ये पुल बहुत ही ऊंचा और अस्थिर है। इस पुल पर खड़े पुरुषों को एक
आकर्षक महिलाओं ने एक सर्वे भरने को कहा। सर्वे खत्म होने पर महिला ने अपना फोन नंबर दे दिया। उसका परिणाम हुआ आधे से ज्यादा पुरुषों ने बाद में उस महिला को फोन किया। जब यही प्रयोग एक स्थिति निचले पुर पर किया गया तो सिर्फ 12% ने फोन किया, यानी डर के कारण उत्पन्न शारीरिक बदलाव को उन्होंने आकर्षण समझ लिया। यह गलती हम रोज करते हैं। घबराहट को बेचैनी समझ लेना, उत्तेजना को डर समझ लेना। समाधान है भावनाओं को लेबल करना और उन्हें संदर्भ में समझना। लेखक बताते हैं कि हमारे शरीर में एक एंट्रोसेप्टिव सिस्टम होता है। ये वो प्रणाली है जो हमें बताती है कि प्यास लगी है, दिल तेज धड़क रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ये एक विमान के डैशबोर्ड की तरह है, लेकिन इस डैशबोर्ड पर लेबल नहीं होते। हमें खुद ही तय करना होता है कि तेज दिल की धड़कन का मतलब डर है या उत्तेजना। अभ्यास से हम ये क्षमता विकसित कर सकते हैं। लेखक 2 अभ्यास बताते हैं। पहला, गहराई में जाएं। किसी विशेष भावना को जानबूझकर अनुभव करें, बिना जज किए। सिर्फ उस अनुभव को महसूस करें, दर्द को विस्तार से देखें। ये जलन है, सुस्ती है या क्षणिक है। सेकंड, नाम दें। गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो नाराजगी, ईर्ष्या, आक्रोश या अपमान हो सकता है। जब आप भावनाओं को सही नाम देते हैं तो उस पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। UCLA के शोध ने पाया कि जब लोगों ने अपनी घबराहट को लेबल किया तो उनके दिमाग का अलार्म शांत हो गया। याद रहे, भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, वे आपको सूचित करती है। जब आप समझ जाते हैं कि ये घबराहट सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं, तो आप उसे प्रदर्शन एड्रेनालिन का नाम दे सकते हैं। जब आप दर्द को समझते हैं तो आप जान सकते हैं क्या ये चोट है या सिर्फ मांसपेशियों की जलन। जैसा कि शोध बताता है, जो लोग अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं वे चिंता को अपने फायदे में बदल सकते हैं। चैप्टर 7, ऑन द वॉइस इन योर हेड। आपके दिमाग में 2 आवाजें हैं। एक कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी कहती है चुप रहो, तुम कर सकते हो। ये सवाल है, क्या ये दोनों आवाजें आपकी दुश्मन है या फिर ये दोनों आपकी ही ताकत है? बस आपने सुनना नहीं सीखा। लेखक स्टीव मैग्नस एक अद्भुत कहानी से शुरुआत करते हैं। एक नाविक स्टीवन कैलाहान अकेले अटलांटिक महासागर पार कर रहा था। तूफान में उसकी नाव डूब गई और वो एक छोटी सी लाइफ राफ्ट में 7 दिनों तक बहता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात है, उसने अपने दिमाग को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक कप्तान था तो सख्त फैसले लेता था, यानी पानी को बांटता था, और एक नाविक था जो दर्द, डर और थकान महसूस करता था। दोनों आपस में बहस करते थे और कैलाहान बच गया। ये पागलपन नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक खास तरीका है, मॉड्यूलर माइंड। हमारे अंदर कहीं सब सेल्फ रहते हैं, एक डराने वाला, एक हिम्मत देने वाला, एक आलसी, एक जोशीला। ये सब आपस में लड़ते हैं और जो जीतता है वही आपका फैसला बन जाता है। पुरानी मजबूती का मॉडल कहता है नकारात्मक आवाजों को दबाओ, उन्हें सुना कमजोरी है, शेर बनो, दर्द महसूस मत करो। लेकिन ये काम नहीं करता। जितना आप नकारात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही जोर से चिल्लाती है। ये एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे आप चुप रहो कहते रहते हैं और वो ज्यादा चिल्लाता है। हम सबके दिमाग में ये आवाजें होती है। मनोवैज्ञानिक मार्गोट जाटा ने 5 तरह की आवाजें खोजी। फर्स्ट, वफादार दोस्त, सकारात्मक और सहारा देने वाला। सेकंड, उभयभावी माता पिता, प्यार से डांटने वाला। थर्ड, गर्विला प्रतिद्वंदी, दूरी बनाकर रखने वाला। फोर्थ, शांत आशावादी, हल्का और सकारात्मक। 5, असहाय बच्चा, डरा हुआ और बेबस। समाधान है आवाजों से लड़ना नहीं है, उनके साथ बातचीत करनी है। लेकिन 3 तरीके बताते हैं। फर्स्ट, अपनी आवाज को बदलें अंदर से बाहर की ओर। जब आप डर या घबराहट महसूस करें तो जोर से बोलें। सेकंड, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस आवाज को सुने। एक हैरान करने वाला शोध आया ड्राइविंग चैंपियनशिप में। जो खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्होंने ज्यादा पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, यानी मैं ये कर सकता हूँ बार बार कहने से भी असर नहीं हुआ। असली फर्क तब आया जब खिलाड़ियों ने नेगेटिव सेल्फ टॉक कम किया, यानी मैं हार जाऊंगा कहना बंद किया। थर्ड, ब्रांड कम करें, मैं से वह तक। एक प्रयोग में 6 साल के बच्चों को एक उबाऊ काम दिया गया। जिन बच्चों ने खुद से आई कहकर बात की वे सिर्फ 35% समय काम पर लगे रहे। जिन्होंने अपने काम से बात की वे 45% समय तक लगे रहे, और जिन्होंने बैटमैन या डोरा के बारे में सोचा वे 60% समय तक लगे रहे। यानी जितना आप खुद से दूरी बनाएंगे उतना बेहतर निर्णय लेंगे। अपने आप को तुम या वो कहकर बुलाइए। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के डर को शांत कर देता है। याद रहे,
आपके दिमाग की कोई आवाज बुरी नहीं है, हर आवाज एक संदेश है। जब डरावनी आवाज कहे रुक जा, तो हो सकता है वो आपको बस इतना बता रही हो तुम थक गए हो, थोड़ा धीरे चलो। जब भड़कीला प्रतिद्वंदी कहे तुम बेहतर हो, तो हो सकता है वो आपको अहंकार से बचा रहा हो। जैसा कि लेखक कहते हैं, एक अच्छी आंतरिक आवाज एक न्यायाधीश की तरह होती है जो अच्छे और बुरे में फर्क कर सके, लेकिन हमेशा दयालु और निष्पक्ष रहे। लेकिन जब दिमाग की आवाजें बहुत ही जोर से चिल्लाने लगे, तो हमें एक और हथियार चाहिए, शांत बातचीत करने की कला। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, कीप योर माइंड स्टडी। जरा सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि असली ताकतवर लोग दर्द को महसूस करते भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप या मैं करते हैं, लेकिन वो उस दर्द के साथ लड़ाई नहीं करते, तो फिर क्या होगा? अगर जीतने का राज दुख को सहना नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना है। आपने कभी सोचा है कि जब कोई टैटू बनवाने वाला व्यक्ति घंटों सुई की चुभन सह लेता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या वो खुद को ये समझकर दर्द इग्नोर कर रहा होता है, या फिर वो लगातार खुद को ये बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और? जब हम सबसे ज्यादा दबाव या दर्द में होते हैं, तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? और सबसे अहम बात, हम उस घबराहट से बचने के लिए मुश्किल हालात में भी अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रख सकते हैं? पुराने जमाने की तथाकथित टफनेस कहती थी, दर्द को इग्नोर करो, चुप रहो और बस धक्का मारते जाओ। लेकिन स्टीव मैग्नेस इस अध्याय में हमें बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि असली मजबूती दर्द से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसके साथ बातचीत करने में है। कल्पना कीजिए कि आप न्यूजीलैंड के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में कुछ बेहतरीन कोचों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। आपको अचानक एक कुर्सी पर बैठकर सामने बैठे एक पूरी तरह से अजनबी की आंखों में बिना पलक झपकाए, बिना बात किए 10 मिनट तक देखना है। पहले 1-2 मिनट में क्या होगा? आप घबराने लगेंगे, आपकी नजरें इधर उधर भागेगी, हो सकता है आप हंसने लगे या खांसने लगे। आपका पूरा शरीर आपको संकेत देगा कि ये अजीब है, ये असहज है, इससे भागो। यही तो असली चुनौती है। हमारा दिमाग ऐसे ही बना है, वो हर असहज स्थिति को खतरा समझने लगता है। जब हमें थकान होती है, दर्द होता है या हम असहज महसूस करते हैं, तो दिमाग का अलार्म बजने लगता है, बस करो, यहाँ से निकलो। हम सब इससे गुजरे हैं। वो पल जब जिम में आखिरी रिपीट करते हुए आपका दिमाग चिल्लाता है बहुत हो गया, या तो वो पल जब स्टेज पर जाने से ठीक पहले आपके दिल का तेजी से धड़कने लगना और आपको लगता है कि आप अपनी ही सांसों में फंस गए हैं। यही वो फ्रीक आउट मोमेंट है जहाँ हम में से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। तो फिर सफल लोग कैसे अलग है? क्या उनके दिमाग में अलार्म नहीं बजता? शोध कहता है कि बिल्कुल बजता है, लेकिन फर्क उनके रिएक्शन में होता है, एक्शन में नहीं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, जब आप नाराज हो तो उस गुस्से को महसूस करें, लेकिन उस पर अमल न करें, बस उसे महसूस करें। यही है क्लेम कन्वर्सेशन। यह आपके अंदर के उस देवदूत और शैतान के बीच एक बातचीत है, जहां आप बिना घबराए तय करते हैं कि अब क्या करना है। लेखक बताते हैं कि अनुभवी मेडिटेटर जब दर्द में होते हैं, तो उनके दिमाग की स्कैन में पता चलता है कि वो दर्द को उतना अप्रिय महसूस नहीं करते। दर्द की तीव्रता एक जैसी होती है, लेकिन उसकी अप्रियता कम होती है। उन्होंने अपने दिमाग को रिवायर कर लिया है कि अलार्म बहुत देर तक न बजे। वो दर्द को मैसेज की तरह लेते हैं, डिटेक्ट की तरह नहीं। मैसेज बेहद ही साफ है कि असली ताकत ये जानने में है कि आप कब और कैसे ध्यान लगाएं और कब उसे ढीला छोड़ दें। इस अध्याय में हमने सीखा कि हम जूम इन कर सकते हैं, यानी बस अपने शरीर की एक सनसनी पर फोकस करना, जैसे कि अपनी सांसें, और हम जूम आउट कर सकते हैं, यानी खुद को एक कैमरे की तरह ऊपर से देखना, जैसे कि देखो ये सिर्फ एक दौड़ है, दुनिया का अंत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब हम एक ही मोड में अटक जाते हैं, दर्द के डर से। अगर हम हमेशा जूम आउट करेंगे तो हम असलियत से भागेंगे, और अगर हम घबराहट में बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे तो घबराहट बढ़ेगी। सफल लोग वो है जो फ्लेक्सिबल है, वो थकान महसूस करते हैं तो जूम आउट करके खुद को याद दिलाते हैं कि वो तैयार हैं, और जब उन्हें अपनी सीमा देखनी होती है तो वो जूम इन करके अपने शरीर की बात सुनते हैं। लेकिन क्या होगा जब ये शांत बातचीत भी काम न करे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, टर्न द डायल सो यू डोंट स्पाइरल। आपने कभी अपने ऊपर गुस्से का ऐसा पहाड़ टूटते देखा है, जहां एक छोटी सी बात, जैसे कि बर्तन न धोना, पूरे घर में
युद्ध जैसा माहौल बना दे और फिर बाद में आपको लगता है ये मैंने क्या कर दिया। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस भवन में फंसने से बचना सीखा जा सकता है, और वो भी बिना अपनी भावनाओं को मारे। हम सबने महसूस किया है वो पल जब एक छोटी सी बात जैसे कि पार्टनर का कुछ भूल जाना धीरे धीरे एक विशालकाय हिम गेंद का रूप ले लेती है। यह गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है और हर सेकंड बड़ी और तेज होती जाती है। आपका दिमाग पुरानी शिकायतों की सूची निकाल लेता है, आपकी सांसें तेज हो जाती है और फिर बिना ये सोचे कि क्या ये इस लायक है, आप बस रिएक्ट करते हैं। स्टीव मैग्निस हमें एक जादुई रिमोट कंट्रोल देते हैं। ये वो रिमोट है जो हमें ये तय करने की ताकत देता है कि हम अपने डर, गुस्से और चिंता की आवाज को कितना बढ़ाएं या घटाएं। ये नकली टफनेस के उस तरीके को तोड़ता है जो कहता है भावनाओं को दबाओ या उनसे लड़ो। लेकिन यह एक बड़ी दिक्कत है, जब हम सबसे ज्यादा थके होते हैं, बर्नआउट के कगार पे होते हैं या किसी बहस के बीच में होते हैं, तो हमारा दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा कंट्रोल सेंटर है लगभग बंद हो जाता है और फिर हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, पूरी तरह से हावी हो जाता है। इसका मतलब है हम सोचने की क्षमता खो बैठते हैं, हम सिर्फ महसूस करते हैं और फिर महसूस के अनुसार कार्य करते हैं। फ्रैंक शॉर्टर नाम के एक धावक ने मैराथन में सोना जीता। वैज्ञानिकों ने उसके दिमाग को स्कैन किया। उन्हें लगा कि दर्द सहने के लिए वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करता होगा, शायद गाने सोचता होगा। हैरानी के बाद उन्होंने पाया कि वो दर्द में जूम इन कर रहा था। वो अपनी जलन, अपनी सांसों को बिल्कुल करीब से महसूस कर रहा था। यानी सामान्य लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन सफल लोग दर्द को फील करते हैं लेकिन उससे परेशान नहीं होते। हैरानी की बात है, कभी कभी हमें दबाना सीखना पड़ता है, तो कभी पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, कभी हमें जूम आउट करके सोचना होता है कि देखो ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, मौत नहीं आ रही। तो कभी हमें जूम इन करके अपनी नब्ज को महसूस करना होता है। जो लोग बर्नआउट से नहीं जूझते वो वही हैं जो जानते हैं कि कब डायल घुमाना है। याद रहे, असली ताकत लचीलेपन में है। ये जानना कि हर परिस्थिति के लिए एक ही औजार नहीं चलता। कभी आपको खुद को समझना है, चिंता मत कर, ये उतना बुरा नहीं है। तो कभी आपको खुद को व्यस्त करना है और कभी आपको बस उस भावना के साथ बैठना है। जो लोग असफल होते हैं वो अक्सर एक ही तरीके से चिपके रहते हैं। वो या तो हर चीज को इग्नोर करते हैं या फिर हर बात पर चिल्ला उठते हैं। अब जब आपने स्पाइरल से बाहर निकलने का रास्ता सीख लिया है तो सवाल उठता है, इतना दबाव सहने के लिए आखिर ड्राइव कहाँ से आती है? आखिरी पिलर में हम सीखेंगे कि न सिर्फ दर्द को कैसे पार किया जाए बल्कि उस दर्द को मीनिंग कैसे दिया जाए। चैप्टर 10, बिल्ड द फाउंडेशन टू डू हार्ड थिंग्स। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगी जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो डर या सजा की वजह से नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन की वजह से करते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोगों को काम पर लगाने के लिए या तो उन्हें डराना पड़ता है या फिर उनके सामने पैसे का लालच रखना पड़ता है। बिना इंसेंटिव के कोई काम नहीं करता, ये हमारी आम सोच है। लेकिन इस अध्याय में लेखक एक हैरान करने वाला सच बताते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे कठोर नेता जो चिल्लाते और डांटते थे को हम सफलता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या वाकई सख्ती और सजा के लंबे समय तक टिकने वाली मजबूती बनती है या फिर इससे लोग टूट जाते हैं? एक कॉलेज एथलीट जूली की कहानी से इस अध्याय की शुरुआत होती। उसका कोच उसे एक टीम की तरह चलाता था। वो कहता था दूसरी टीम से बात मत करो, वो दुश्मन है। वो खिलाड़ियों की रैंकिंग लगाता था, उनके निजी जीवन में दखल देता था और डर का माहौल बनाता था। जूली को बाद में लगा ये एक कल्ट जैसा था। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे डर और नियंत्रण से बनाई गई टफनेस नकली होती है और लोगों को मानसिक रूप से निर्भर बना देती है। हमारा समाज ये मानता है कि इंसान स्वभाव से आलसी है, इसलिए उसे काम करने के लिए बाहरी धक्का चाहिए। यही कारण है कि बॉस माइक्रो मैनेज करते हैं, कोच चिल्लाते हैं और पेरेंट्स सजा देते हैं। लेकिन स्टीव मैग्निस बताते हैं ये सोच गलत है। रिसर्च बताती है कि सैलरी और जॉब सर्टिफिकेशन के बीच मुश्किल से 2% का संबंध होता है। जो लोग इंटरनल ड्राइव से काम करते हैं वो बाहरी दबाव से काम करने वालों की तुलना में 3 गुना ज्यादा व्यस्त रहते हैं। जब कोच या बॉस कंट्रोल और सजा का इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में हेल्पलेस शिकार होते हैं। व्यक्ति बिना डर के काम ही नहीं कर पाता जब उसे
अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो टूट जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान है सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रयान ने पाया कि हर इंसान की 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती है। अगर ये पूरी हो तो व्यक्ति खुद ब खुद मेहनत करने लगता है। ये 3 जरूरतें हैं। फर्स्ट, ऑटोनॉमी यानी खुद के फैसले लेने की आजादी, कंट्रोल न हो बल्कि चॉइस हो। सेकंड, कॉम्पिटेंस यानी ये एहसास की मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। थर्ड, रिलेटेडनेस यानी ये एहसास की मैं यहाँ फिट हूँ, मेरी टीम मुझे वैल्यू देती है। जब ये तीनों जरूरतें पूरी होती है तो व्यक्ति का डर के बजाय जुनून से काम करता है। यही वो फाउंडेशन है जो मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत देती है। याद रहे, टफनेस का असली फाउंडेशन कंट्रोल नहीं बल्कि कनेक्शन है। कंट्रोल टूट जाता है लेकिन अपनापन टिके रहने की ताकत देता है। फियर भगा देता है लेकिन ऑटोनॉमी सीखने और बढ़ने की इच्छा जगाती है। जो लोग लगातार हार्ड थिंग्स करते हैं वो ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां उन्हें आजादी दी गई, उनकी गलतियों को मौका दिया गया, उन्हें लगा कि उनकी टीम उनकी परवाह करती है। ये पुराने स्कूल के तरीके से बिल्कुल उलट है। चैप्टर 11, फाइंड मीनिंग इन डिस्कम्फर्ट। एक ऐसे शख्स की कल्पना कीजिए जिसके पास कुछ भी न बचा, न परिवार, न आजादी, न ही जीने की कोई उम्मीद। फिर भी वो न सिर्फ बच निकला बल्कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में से एक लिखी। उसका रहस्य क्या था? जवाब है मीनिंग यानी अर्थ। हम सब ने महसूस किया है कभी थकान के उस पड़ाव पर जब लगता है बस अब और नहीं होता, तभी अचानक कुछ होता है। जैसे कि लेखक का कुत्ता विली गर्मी में 2 मील दौड़ते दौड़ते विली की जान निकल रही होती, लेकिन जैसे ही उसे एक गिलहरी दिखती है वो फिर से तेज दौड़ने लगता है। ये सिर्फ एक गिलहरी नहीं थी, ये उसके लिए मतलब थी। स्टीव मैग्नेस एक बहुत ही बड़ा सच बताते हैं। उनका फॉर्मूला है परफॉर्मेंस इक्वल टू वास्तविक मेहनत डिवाइड बाय अपेक्षित मेहनत मल्टीप्लाई ड्राइव। यानी आपकी ड्राइव यानी आपका उद्देश्य तय करती कि आप थकान की कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ये वो ईंधन है जो तब काम आता है जब आपका शरीर कहता है बस अब खत्म। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी, अर्थ का खो जाना। लेखक हमें विक्टर फ्रैंकल की चौंकाने वाली कहानी सुनाते हैं। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजियों ने एक एकाग्रता शिविर में कैद कर लिया। उनकी पत्नी, माता पिता सब कुछ छीन लिया गया। वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे इंसान 3 चरणों से गुजरता है। फर्स्ट, शोक, यकीन नहीं होता सब कुछ छूट गया। सेकंड, उदासीनता, दर्द इतना सामान्य हो जाता है कि इंसान संवेदनहीन हो जाता है। जब कोई मरता था तो लोग कहते थे हम। थर्ड, विनाश, पूर्ण अर्थहीनता, जहाँ सिर्फ भूख ही एकमात्र सोच रह जाती। अगर इंसान को ये समझ नहीं आता कि मैं ये दर्द क्यों सह रहा हूँ तो वो टूट जाता है। फ्रैंकल के पास एक क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि थी। जो लोग बच गए वो सबसे मजबूत नहीं थे बल्कि वो थे जिनके पास जीने का वाय था। फ्रैंकल ने खुद अपनी खोई हुई मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा लिखने के लिए जीने का फैसला किया। उनका कहना था कि इंसान की आजादी एक चीज में छीनी नहीं जा सकती, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। आदमी शोध इस पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ करते हैं। ये PTSD के बिल्कुल उलट है। जो लोग मुश्किलों से बचते नहीं बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करते हैं वो खुद को अपनी कहानी में समाहित कर लेते हैं और मजबूत बनकर उभरते हैं। तो सफलता का सूत्र क्या है? ये है अपने दुख के बारे में रोना नहीं बल्कि उसे समस्या समाधान का हिस्सा बनाना, उस दर्द को अपने अंदर घुसने देना, उसे समझना और फिर उसे एक नई दिशा देना। तो दोस्तों, डू हार्ड थिंग्स का ये सफर आज यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि कैसे नकली टफनेस हमें कमजोर बनाती और कैसे वास्तविकता को गले लगाना, शरीर की सुनना, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना और सार्थकता में असली ताकत देती है। अब ये समय है खुद से वादा करने का कि हम अपनी उन भावनाओं को दबाएंगे नहीं, उनसे दोस्ती करेंगे। हम डर से प्रेरित होने के बजाय जुनून से प्रेरित होंगे। आप जान गए हैं कि बॉबी नाइट और बियर ब्रायंट वाली टफनेस सिर्फ एक दिखावा था, एक शोर मचाने वाला, डराने वाला लेकिन टूटने वाला नकली सिक्का। आप जान गए हैं कि असली ताकत उस कमरे में नहीं होती जहां कोई चिल्ला रहा हो। असली ताकत होती है आपके अंदर, उस पल में जब दर्द चरम पर हो और आपकी सांसें फूल रही हो, उस पल में जब गुस्सा आपको अंदर से खाने लगे और आपके हाथ कांप रहे हो, उस पल में जब दिमाग चिल्लाए बस और नहीं और पैर जवाब देने लगे, उस पल में आपके पास एक चुनाव होता है। एक चुनाव डर के आगे झुकने का या उस डर को एक संदेश समझने का। एक चुनाव
अपनी भावनाओं को तानाशाह बनाने का या उन्हें रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक बनाने का एक चुनाव, उस नकली, चिल्लाने वाली और शोर मचाने वाली दुनिया का हिस्सा बनने का, या फिर चुपचाप शांति से अपने अंदर की उस असली ताकत को जानने का। पिछले कुछ घंटे में हमने साथ में वो सब सीखा जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमने सीखा दिखावा छोड़ो, हकीकत को गले लगाओ। हमने सीखा अपने शरीर की आवाज सुनो, उसे दबाओ मत। हमने सीखा प्रतिक्रिया नहीं बल्कि शांत बातचीत करो। और सबसे बड़ी बात, हमने सीखा दुख को अर्थ दे दो तो वो दुख तुम्हारी ताकत बन जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ शब्द है, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक आवाज पूछी, मैं आज किस चीज से भागा, मैंने कौन सा दर्द दबाया, मैंने किस पर चिल्लाया। और फिर कल सुबह उठते ही अपने आप से वादा करिए, अब नहीं, अब मैं नहीं दबाऊंगा, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं शांत मन से अपने डर का सामना करूंगा। याद रखिए, दुनिया आपको बताएगी ताकतवर बनो, कमजोर मत दिखो, लेकिन आप अब जानते हैं असली ताकतवर वो है जो कमजोर दिखने की हिम्मत रखता है। असली ताकतवर वो है जो रुककर सोचता है चिल्लाने की बजाय। असली ताकतवर वो है जो अपने दर्द को गले लगाता है, छुपाता नहीं। तो जाइए अब जाकर हार्ड थिंग्स करिए, लेकिन इस बार शांत मन से। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।